नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत यादव। आप लोगों का फिर से स्वागत है फैक्टर प्लस क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया, आपको निःशुल्क पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस की कंपटीशन की तैयारी कराई जा रही है इस चैनल पर। तो जिसपे संविधान की पहली क्लास हो चुकी है, जिसमें हम संविधान का बैकग्राउंड कैसे था, कैसे बना था 1773 से लेकर 1947 तक, कैसे सारा एक्ट एक्ट बनते गया, जिससे हमारा संविधान बनने की सीढ़ी वहीं से प्रारंभ होती है, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे हमारे संविधान को बनने के लिए कहां से सोर्स मिला, कहां कहां से किन कुछ देशों का विश्लेषण किया गया, वहां के संविधानों को भी अडॉप्ट किया गया, तो वो भी हम आज बताएंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि स्वतंत्र भारत जब हुआ था, जब भारत स्वतंत्र हो गया, तो जो पहली मंत्रिमंडल बनी थी, उसमें कौन से पद पे कौन से नेता उस समय थे। दोस्तों, अगर आपका कोई सहयोग हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप इस नंबर पर 8090586470 पर, और एक नया नंबर और है 9004057354, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की अगर आवश्यकता हो तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं हम अपना संविधान। दोस्तों, हमने बताया कि बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं, तो बैकग्राउंड पढ़ने के बाद हमारा संविधान जब बन गया 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन के लागू गया। हाँ दोस्तों, एक बात और कि 26 जनवरी 26 तारीख को ही क्यों मनाई जाती है, वो 24 को क्यों नहीं मनाई? क्योंकि तो संविधान तो 2 साल 11 महीने 18 दिन ही लगे थे, और अगर आप 1947 से काउंट करेंगे तो 2 साल 1949 में ही पूरा हो जा रहा है। तो 50 तक क्यों ले गए? 26 नवंबर 1949 को ही तो संविधान बन गया था। तो क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता पड़ गई कि 26 जनवरी तक खींच के लगे और तब संविधान को लागू किए? संविधान के कुछ पार्ट्स तो 1949 में ही लागू हो गए थे, लेकिन बाकी कंप्लीट ढंग से, संपूर्ण ढंग से जो लागू हुआ और सारी सारी पार्ट्स को कंप्लीट ढंग से लागू किया गया, वह 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 50 को तो लागू किया, लेकिन 26 जनवरी को हुई क्यों? तो दोस्तों, दरअसल ऐसी बात है कि 26 जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो लाहौर में रावी नदी के तट के किनारे कांग्रेस वालों ने लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर ये लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। ऐसे ही स्वतंत्र नहीं हुए थे तब भी मनाते थे। ऐसे ही 26 जनवरी को, क्योंकि उस दिन अपना अधिवेशन था इनका, तो वही उसी दिन से प्रारंभ किए थे, तो 26 जनवरी से ही मनाना शुरू कर कि आज से हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और क्या हुआ, देश तो आजाद हो गया 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को आजाद हुआ, तो हम लोग 15 अगस्त को मनाने लगे। 15 अगस्त को मनाने तो लगे, लेकिन उस दिन को याद कैसे रखा जाए, जिस दिन को स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, जिस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, उस दिन को कैसे याद रखा जाए? तो ये लोग क्या किए, उसी दिन संविधान को पूरी तरह से लागू करा दिया गया 26 जनवरी 1950 को, और उसी दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाने लगे, रिपब्लिक डे मनाने लगे। उसका मूल आधार यही था कि हम अपने उस डेट को याद रखने के लिए, जो हम स्वतंत्रता दिवस पहले मनाते थे 26 जनवरी को, अब उस दिन तो देश आजाद नहीं हुआ, आजाद तो हो गया 15 अगस्त को, तो हम तब से 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे, जिससे हमारी वो डेट हमें याद रहे। उसकी याद में उसी डेट को फिर से रखा गया। यही कारण था कि 26 जनवरी को ही 26 जनवरी मनाया जाता है, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो दोस्तों, उस समय स्वतंत्र भारत नहीं, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि संविधान जब बन के तैयार हुआ, उस समय 22 भाग 22 भाग और 8 अनुसूची 8 अनुसूची और 395 आर्टिकल। आर्टिकल इंग्लिश में इसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। तो 395 अनुच्छेद था उस टाइम, जिस समय देश आजाद, जब पहली बार संविधान लागू हुआ था। में वर्तमान में, इसी साइड लिख देते हैं, चाहे यहीं लिख देते हैं, वर्तमान में 22, अभी भी भाग 22 ही है, भाग 22 ही है।
लेकिन अनुसूचियां बढ़ गई है, यही एक संशोधन हुआ। इसमें अब 22 अनुसूची है, तो अनुसूची अनुसूची 12 हो गई है। और अनुच्छेद अभी भी आर्टिकल, तो जब संविधान लागू हुआ तब 22 भाग 8 अनुसूची 395 अनुच्छेद थे। और अब वर्तमान में 22 भाग 12 अनुसूची हो गई है और अनुच्छेद 395 है इस समय वर्तमान में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय मंत्रिमंडल में कौन से नेता, कौन से हमारे लीडर किस पद पे थे? जैसे अगर समझना हो तो उस समय के कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर षणमुखम चट्टे थे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा वित्त मंत्री, कानून मंत्री और उस समय के उप गृह मंत्री जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यही सब इंपॉर्टेंट ज्यादा पूछता है, बाकी पूछता नहीं है इस टॉपिक। दोस्तों हेडिंग डालते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में प्रथम मंत्रिमंडल कैसा था, कौन? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में कौन किस पद पर था ये देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री ये थे। फिर वल्लभ भाई पटेल यह गृह मंत्री थे। आर के षणमुखम शेट्टी यह वित्त मंत्री थे। मोहम्मद अबुल कलाम आजाद ये शिक्षा मंत्री थे। ये पहले शिक्षा मंत्री मुस्लिम नेता थे। ये कभी कोई पूछ रहा था कि हमारे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो ये अबुल कलाम आजाद ये मुस्लिम नेता थे हमारे। और डॉक्टर जान मथाई रेलवे मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। याद करने का तरीका, जगजीवन राम, जीवन में श्रम बहुत जरूरी है, जीवन में श्रम बहुत जरूरी है, याद करने का तरीका। तो जगजीवन राम श्रम मंत्री है क्योंकि जीवन में श्रम बहुत जरूरी है। बलदेव, बल से हम किसी की रक्षा कर सकते हैं, बल से हम किसी की रक्षा कर सकते हैं, इसलिए बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। अब यह याद करने का तरीका है, जीवन में हमें श्रम करने की जरूरत है तो यह जगजीवन राम श्रम मंत्री हो गए। बल से हम रक्षा करते हैं किसी की तो बलदेव रक्षा मंत्री, यह याद करने का तरीका है। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। राजकुमारी अमृत से ही स्वास्थ्य सही रहेगा, अमृत से ही जीवन चलेगा, अमर होगा आदमी, तो अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। अमृत से ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हमें अमृत की आवश्यकता है, तो अमृत स्वास्थ्य मंत्री कर सकते हैं। याद करने का एक तरीका है, बाकी जिसका जो अपना तरीका हो याद कर सकता है। और थी राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। दोस्तों संविधान कुल 15 महिलाएं थी, कहीं कहीं 12 मिलेगा, लूसेंट में हो सकता है और कम ज्यादा मिल जाए, आप कंफ्यूजन न होइएगा। ज्यादातर बुकों में 15 महिलाएं मिलती हैं। तो और कभी कभी पूछ भी लेता है तो संविधान सभा में उस समय कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी। लेकिन कुछ पुस्तकों में 12 मिल सकता है, 13 मिल सकता है, उसके लिए आप घबराइएगा नहीं, यह ना हो कि गलत बता दिए, गलत नहीं बता दिए, हर कुछ बुकों में अलग अलग दिया है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, जिससे फिर मिटा देते हैं और मिटा के फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अब कि हमारे देश में किस देश से कौन सा संविधान का कौन सा पार्ट लिया गया है। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, ऐसे ही बहुत सारी अडॉप्ट किए हैं। इसको हम लिखेंगे, अब आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आई होप आप ले लिए होंगे, हम मिटाते हैं इसे। संविधान के स्रोत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्स। तो इसे पढ़ने के लिए हम दो भागों में बांटते हैं, पहले तो देसी और एक, पहला तो देसी, दूसरा विदेशी विवरण। विदेशी, तो देसी में क्या आएगा यह देख लेते हैं। दोस्तों भारत संसद अधिनियम 1935 से 395 अनुच्छेद में 250 अनुच्छेद इसी से लिया गया है। तो यह हमारा हो गया देसी स्रोत। अब हम पढ़ेंगे विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोतों में उन देशों के नाम जहां से हमने लिया है, यानी हमारे भारत का संविधान कैसा है या हमारे भारत का शासन कैसा है, संसदीय है, संसदीय प्रणाली है। इसको दोस्तों हम समझ लेते हैं। ब्रिटेन हमने क्या लिया, संसदीय प्रणाली, यानी हमारा भारत का संसदीय व्यवस्था कैसी है। जैसे क्या होता है, कुछ देशों के एकात्मक शासन होता है, कुछ देशों का एकात्मक शासन होता है, कुछ देशों का अध्यक्षात्मक शासन होता है, जैसे अमेरिका का। हमारे यहाँ ब्रिटेन से लिया गया है, तो यह संसदात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक यानी हमारे यहाँ संसद कानून बनाती है और संसद ही जो बनाती है उसी की न्यायालय व्याख्या करता है। तो जो संसद बनाएगा वही संविधान होगा, वही कानून होगा, वही माना जाएगा।
एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब यह होता है कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता यानी हमारे भारत देश का जो नागरिक है वो पूरे भारत का एक ही नागरिक है, वो चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, लेकिन उसकी एक ही नागरिकता है कि वो भारतीय है। लेकिन दोस्तों अमेरिका वगैरह में ऐसा नहीं है, वहां दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता मतलब जैसे मान लीजिए अमेरिका का भी कोई नागरिक है प्लस कैलिफोर्निया का भी नागरिक है, अगर उसे अपने देश से समझना चाहें, जैसे कोई भारत का भी नागरिक है प्लस वही यूपी में है तो यूपी की भी अलग से नागरिकता लेनी पड़ती है, इसी को कहते हैं दोहरी नागरिकता। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में एकल नागरिकता है, यानी हम कहीं भी किसी भी राज्य के निवासी हो, भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी हम रहते हो, लेकिन हमारी नागरिकता सिर्फ भारतीय की नागरिकता है, हम एकल नागरिकता के निवासी हैं। फिर द्विसदनी व्यवस्था, द्विसदनी व्यवस्था मतलब कि जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दो सदन चलते हैं, प्रदेश में भी आप देखेंगे विधानसभा विधान परिषद, लेकिन हर जगह विधान परिषद नहीं है। यह बात द्विसदनी के लिए, जैसे एक द्विसदनी व्यवस्था, हमारे यहाँ दो सदन की व्यवस्था है, इसमें जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है, राज्य के सारे विधानसभा के विधायकगण इसमें चुनाव करते हैं। वो सब आगे हम लोकसभा राज्यसभा जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे क्या प्रक्रिया। आप अभी जानेंगे दुसदनी व्यवस्था मतलब लोकसभा और राज्यसभा। राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है दोस्तों? हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया है? मौलिक अधिकार लिया है, वित्तीय आपातकाल, यानी वित्तीय आपातकाल अगर पैसा देश में नहीं आएगा तो क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी कि जैसे अमेरिका में भी राष्ट्रपति होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, वही देखकर हम लोग भी अपने यहाँ देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनाने लगे, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा ना गवर्नर जनरल होते थे, तो हम वहां देखे अमेरिका में राष्ट्रपति होते तो हमने भी अपने यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनाने लगे। और न्यायालय की व्यवस्था, वहां भी न्यायालय है, हमारे यहाँ भी न्यायालय है। ब्रिटेन का न्यायालय थोड़ा कमजोर है, लेकिन हमारे यहाँ न्यायालय सख्त मजबूत है जैसे अमेरिका। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों इसको स्टार लगा लीजिए, स्टार, इसको स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। अगर सोर्स से सबसे अगर क्वेश्चन कहीं पूछता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी को पूछता है कि आयरलैंड से या नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया है। यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन, मतलब राष्ट्र आप पढ़े होंगे तो राज्यसभा से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में। आगे हम जब राज्यसभा पढ़ेंगे तो बताएंगे। उसी को कहा है कि यह राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन, यह कहां से लिया है? आयरलैंड से। और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह दो बातें आयरलैंड से ली गई हैं और यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जर्मनी से सिर्फ हमने आपातकाल लिया, जापान से हम लोग लिए थे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दोस्तों इसका मतलब यह होता है कि कभी भी हम कोई काम अगर देश में करेंगे तो कानून बनाकर ही करेंगे। जैसे अगर हम कोई किसी ने चोरी कर लिया तो उसका दंड दे रहे हैं तो आईपीसी के तहत दे रहे हैं, वो भी एक कानून बनाया गया है। या कोई पर्यावरण पे कानून बनाया जा रहा है, जल पे कानून बनाया जा रहा है, मतलब कोई भी काम करेंगे तो हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही करेंगे, मनमानी ऐसे उठकर नहीं कि कोई काम किसी को कर दे। जैसे किसी को फांसी भी दे रहे हैं तो ऐसे नहीं किसी को बस किसी ने हत्या कर दी किसी की तो उसको हम फांसी दे रहे हैं ना, उसके हम सीआरपीसी पढ़ते हैं। सीआरपीसी में पूरा प्रोसीजर बनाया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बनाई, एक प्रक्रिया बनाई गई। पहले एफआईआर होगा या पुलिस जाएगी इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर फाइल मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, मजिस्ट्रेट मर्डर का मतलब तो सेशन कोर्ट को भेजेगा, सेशन कोर्ट उसको पूरा उसमें ट्रायल करेगा, ट्रायल करने के बाद जो उसे जजमेंट समझ में आएगा वो जजमेंट देगा, उसे लगेगा फांसी देना है तो फांसी के लिए आर्डर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये सारी प्रक्रिया होती है, तो ये ऐसे डायरेक्ट नहीं किया जाएगा, पूरी प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। उसी को कहा रहा है उसी को कहा जा रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कोई भी प्रोसीजर या कोई भी कार्य हम करेंगे तो उसे विधि बनाकर ही करेंगे। यह प्रक्रिया हम लिए थे जापान से, यह तरीका हमने अपनाया था जापान से। यहां से हमने क्या लिया था? संशोधन प्रक्रिया लिए थे, जो हम संविधान अमेंडमेंट करते हैं, जो संशोधन करते हैं, जैसे जैसे परिवर्तन होता है, समाज आगे बढ़ता है, डेवलप होता है, तो कुछ नियम परंपरा की तरह से पुराने हो जाते हैं, उससे देश का न चल पाना समस्या आने लगती है, तो हम उसमें संविधान में अपने संशोधन कर देते हैं। तो उसी वह प्रक्रिया हमने लिया था दक्षिण अफ्रीका से। विभाजन, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया था समवर्ती सूची का विभाजन। इसका मतलब जैसे हम जब 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे, अभी हम 12 सूची है संविधान में, इसके बाद पढ़ेंगे हम अनुसूची, तो 12 सूची है, 12 सूची में 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में 3 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
में बांटा गया, यानी कि हमारा केंद्र सरकार कब कानून बनाएगा, राज्य सरकार कहाँ कानून बनाएगा, उसमें कुछ विषय बांटे गए हैं, किन विषयों पे कौन कानून बनाएगा, तो वह बातें 7वीं अनुसूची में लिखेगी। तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषय पे राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएगा। वही बात बताया कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, कुछ नियम हम ऐसे बनाएंगे जो इसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। जैसे समझने के लिए शिक्षा ले लीजिए, शिक्षा पे केंद्र सरकार भी कानून आती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। लेकिन जैसे जनसंख्या हो गया, जनसंख्या अभी जनगणना कौन करा है, केंद्र सरकार करा रही है। तो रेलवे का मामला हो गया, कौन हो रहा है, केंद्र सरकार कर रही है। तो रेलवे किसका विषय है, केंद्र का विषय है, यानी संघ सूची में है वो। और अगर समझना पुलिस जैसे हो गए, पुलिस राज्य सूची का विषय है। डाक जैसे है, डाक केंद्र सरकार का विषय है। इस तरह से हम जब आगे पढ़ेंगे बताएंगे कौन किसका विषय है, तो वह समझने के लिए समवर्ती सूची में क्या है। तो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। वह बात हम लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से। रूस सबने किया था मौलिक कर्तव्य। हमारे संविधान में भाग 4 में मौलिक कर्तव्य बताया गया है, यह कि कुल 11 कर्तव्य बताए गए हैं। हमारे कौन कौन से कर्तव्य होंगे, तो भाग 4 में बताया गया है। तो यह चीज हमने लिया था रूस से। संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन, जो विकेंद्रीकरण है संघ का, वही जो अभी बता रहे थे 7वीं अनुसूची वाला, कि कुछ विषयों में सिर्फ संघ का काम है, संघ कानून बनाएगा, संघ काम करेगा और राज्य अपने स्तर से काम करेगा। वह हम बात लिए हैं कनाडा से। दोस्तों फ्रांस हमने गणतंत्रात्मक लिया है। गणतंत्रात्मक मतलब जैसे कि राजतंत्र होता है, राजा का बेटा राजा का ही बेटा, जैसे दशरथ थे राजा, उनके बेटे राम भी राजा बन गए, फिर उनके बेटे लव राजा बन गए, यानी जनता से कोई नहीं आ रहा था। गणतंत्रात्मक मतलब है जो योग्य होगा वही होगा। राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, अब जनता के बीच से, जैसे हमारे आज के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका कोई पिता पहले प्रधानमंत्री नहीं था, वो प्रधानमंत्री नहीं बने, ऐसे ही कोई बात नहीं। तो हमने इस शासन को फ्रांस से लिया है, गणतंत्रात्मक कर दिया है, यानी कि गणराज्य इसका मतलब होता है कि किसी का राजा का बेटा अब राजा नहीं होगा, यह बात। फिर प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है, भाषा में क्या, जैसे समता, बंधुता, आदर्श, प्रस्तावना की स्वतंत्रता, यह सारी बातें हमने फ्रांस से ली है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक, प्रस्तावना की स्वतंत्रता, समता, बंधुता, आदर्श, यानी कि हालांकि भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, लेकिन यह शब्द जो प्रस्तावना में समता, बंधुता, यह शब्द आए हैं, यह सब हमने फ्रांस से लिया है। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है और इतना सब पढ़ना भी है, याद भी करना है। तो याद करने के लिए आज हम वीडियो को छोटा ही बनाते हैं, फिर हम नेक्स्ट कल बढ़ाएंगे और कल हम पढ़ाएंगे 12 अनुसूची क्या है, उसको हम ऐसा ट्रिक बता देंगे, 12 का 12 आपको याद रहेगा। जैसे अगर पढ़ना हो तो पहले तो संघ राज्य क्षेत्र आता है पहली अनुसूची में, दूसरी में वेतन भत्ते से संबंधित है, तीसरे में शपथ, यानी जो नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब का जो शपथ का क्या प्रोसीजर होगा, उपराष्ट्रपति का, वह है शपथ। तो याद करने के तरीके 3 है, जैसे शपथ 3 शब्द है, तो तीसरी अनुसूची में शपथ है। 4 में राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा, यानी कोई भी सभा हम करते हैं 4 लोग मिलकर, तो चौथी में राज्यसभा है। 5वीं 5 की तरह है, देखो तो SC ST से संबंधित मामला। 6 में भी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, मेघालय, मणिपुर के। फिर 7 में आपको बताया था 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के केंद्र, संघ राज्य केंद्र से संबंधों किससे संबंध है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि अधिकार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं ग्राम पंचायत से है और 12वीं नगर पंचायत से है। तो ये 12 अनुसूचियां कल हम लिख के बता देंगे क्या कैसे है, आप लोग निश्चिंत रहिए, वो हम याद करेंगे, इतना ट्रिक बता देंगे आपको अच्छा आसानी से 12वां अनुसूची याद हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे उद्देश्य क्या, और फिर से हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करेंगे और प्रयास करेंगे आपका जल्दी से जल्दी 3-4-5 दिन में बढ़िया से कॉन्स्टिट्यूशन एकदम समाप्त हो जाए और याद भी हो जाए। दोस्तों अब आज का हम सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।